नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। दोस्तों, आज के पेपर में हम डिस्कशन करेंगे सीटेट का सेकंड पेपर। कौन सा? सेकंड पेपर। और उसमें भी हम मैथ और साइंस के सेगमेंट को अब कवर करेंगे। जो हमारे राज सर ने जो है कि इसका सॉल्यूशन दिया है, उसी को हम लेकर आ रहे हैं और इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में राज सर से देखेंगे। आप लोग इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे पेडागॉजी के सेगमेंट को भी अभी डाल दिया गया है। आप हमारे चैनल पे विजिट करके वहाँ से भी आंसर की देख सकते हैं। अभी हम लोग केवल आंसर बता रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी जल्दी हम लोग उसमें एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो मैथ और साइंस के लिए आपको राज सर जो है कि कंप्लीट करा देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और हाँ, इसी प्रकार के अगर आप यूपी टेट के भी पुराने पेपर सॉल्व करना चाहते हैं और प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हम लोग यहाँ पे केवल क्वेश्चन के साथ आंसर को टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे और प्लीज़ अपने आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपका 31 नंबर से, माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति मानी जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन की प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में जब प्रदर्शन किया जाएगा तो इसका सही ऑप्शन मान लिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? तो देखिए, विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना, ये इसका संकीर्ण उत्तर हो जाएगा 32 का फर्स्ट। क्योंकि मैथ का और भी यूजेस होता है लेकिन यहाँ पे संकीर्ण उद्देश्य की बात कर रहा है जो केवल न्यूमेरिकल तक ही सीमित रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33, आइए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 को भी। लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन आ जाए आपके सामने। और ध्यान दीजिएगा, मैं अपना प्रैक्टिस सेट जो हमारे पास पेपर है वो पेपर सेट ओ नंबर है, ओ सीरीज का हमारे पास पेपर है। अगर आपके पास ओ हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन की सीक्वेंस मिल जाएगी। अगर कोई अदर है तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं आराम से। कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणित प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें, मल्टी डायमेंशनल होकर जो है कि प्रश्न को समझें। क्वेश्चन नंबर 34 है, अशुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कि गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता है। ये ऑप्शन जो है कि आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम चलते हैं। यहाँ केवल हम एक्सप्लेनेशन नहीं, केवल आंसर की बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन हमारे राज सर अगली वीडियो में इसको लेके आएंगे आपके सामने। विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? 35 का हो जाएगा फर्स्ट, विद्यार्थियों को अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। मतलब उसके पीछे लॉजिक दे सकें कि हमने ये आंसर अगर लिया है तो क्यों लिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 36 पे। 36 का है, एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त यह है कि 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आवश्यक और अपर्याप्त दोनों ही शर्त होनी चाहिए, न तो आवश्यक न ही पर्याप्त। आवश्यक है परंतु अपर्याप्त नहीं, अपर्याप्त। देखिए, इस क्वेश्चन को हमारी सर के द्वारा छोड़ दिया गया है क्योंकि अभी इसमें जो है कि पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं है, इसलिए 36 को हमने छोड़ दिया है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 37। देखिए, निम्नलिखित में कथनों पर ध्यान दीजिए। ए बराबर यदि एन सम तो एन स्क्वायर सम, और बी बराबर एन स्क्वायर सम नहीं है तो एन सम नहीं। ये सारे स्टेटमेंट का जो सही जवाब होगा, सत्य पूछ रहा है, तो 37 का हो जाएगा सी, सी ए का विलोम होगा जब इसको सॉल्व करेंगे। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 37 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। पूछ रहा है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता? तो देखिए, जियोजेब्रा ये एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको नहीं प्रयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्योंकि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? तो पूछ रहा है आपसे 39 का आंसर ये हो जाएगा बी, कि गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, कि पठन अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति के संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक दृष्टिकोण में समन्वय करने पर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 की तरफ चलते हैं जल्दी से, और यहाँ पे मैथ के सॉल्यूशन है। पूछ रहा है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो सकती है? तो 41 का हो जाएगा 5 यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम 42 पर। 8 अंकी संख्या 179x091y 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का क्या मान होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 3 आंसर आएगा इसका। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। मान लीजिए a बराबर 11/13, b बराबर 13/14, c बराबर 15/17। तो इनमें से कौन सा सत्य
है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों 43 का फर्स्ट ऑप्शन की 11/13, फिर 15/17 एंड 13/14। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर हम चलते हैं जल्दी से फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 44 है, यदि 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस 1.001 इंटू 1.1 बराबर 2 माइनस के, तो के का मान यहाँ पे क्या होगा? तो इस 44 आंसर का हो जाएगा 2 0.1075। ध्यान दीजिएगा 1071 नहीं 1075। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, यदि a बराबर -3/4 b बराबर 5/6 तो निम्न में से कौन सा a और b के बीच स्थित नहीं है? तो 45 का आंसर हो जाएगा 2 -7/9 -7/9। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम लोग। 1.7 इंटू 10⁴ और 12.5 इंटू 10⁻⁻6 के गुणनफल को मानक रूप में k इंटू 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो 2k + n का मान क्या होगा? तो 46 का हो जाएगा 3.25। अब देखिए ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए गए हैं, इसके बारे में राज सर जल्दी ही वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाएंगे। तो वहाँ आप उनकी शॉर्ट ट्रिक्स या जो भी मेथड उन्होंने प्रयोग किए उनका आप जो है कि भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी तरीके की मैथ्स क्लासेज अगर आपको करनी है, हमारे चैनल से सब्सक्राइब हो जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आप राज सर की मैथ की वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो दी गई संख्याओं का योग यानी कि 3:5 और 5:7, अगर हम इसमें देखेंगे 2 का अंतर आ रहा है तो 2 बराबर 12 जोड़ा जा रहा है, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो आपसे पूछ रहा है दी गई संख्याओं का योग, तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का 48 आएगा आंसर, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो 48 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। यदि 5x - 7/3 प्लस 2 = 4x - 3/4 प्लस 4x है, तो 8x + 5 का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या होगा दोस्तों? 49 का 6 आंसर आ जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। कह रहा है मान लीजिए p बराबर q बराबर r बराबर, ये तीनों वैल्यू दिया है। तो p + q - r बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो 50 का आंसर हो जाएगा सेकंड 20x-xy माइनस के 3x² - 3y²। देखिए माइनस में ही दोनों सिंबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁴ + 1/x⁴ = 322। तो x बराबर अगर 0 नहीं है तो x - 1/x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे हम 1 की वैल्यू पुटअप करके 51 का आंसर निकाल देंगे, 4 आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। 15x² - 26x + 8 = ax + b cx + d, जहाँ a और c धनात्मक हैं तो 2a + b - c - 2d का मान क्या होगा? तो 52 का हो जाएगा आंसर 4 नंबर पे एक ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा जिसका आंसर होगा 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 आपका हो जाएगा, अगर पूछ रहा है त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में यदि AB बराबर EF है और BC बराबर DE है और CA बराबर FD है, तो इसमें क्या होगा सही आंसर? 53 का 1 कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFD। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? तो ये ट्रिपलेट वाले फॉर्मूले से किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड वाला 65 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 97 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि किसी बहुलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, तो इस बहुफलक के किनारों की संख्या बतानी है। तो 55 का हो जाएगा ए, 15 किनारे हैं इसके 15। क्वेश्चन नंबर 56 को देखें। त्रिभुज ABC में भुजा AB को E तक तथा भुजा CA को D तक बढ़ाया जाता है। कोण BAD बराबर 125 डिग्री और EBC बराबर 100 डिग्री है, तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो 56 का आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, कोण ABC कोण ACB का अंतर 35 डिग्री है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 57 क्वेश्चन पर, समलंब PQRS में PQ समानांतर SR है और PQ तथा SR का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 57 का सेकंड, यानी 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 88 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अति व्यापन किए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन बनाया जाए, तो बेलन की धारिता इतने लीटर में क्या होगी जब x बराबर यानी पाई बराबर 22/7 की वैल्यू दी गई है? तो 58 का हो जाएगा 4, 6.16। चलिए 59 को अगर हम देख लेते हैं
किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? तो 59 का हो जाएगा थर्ड 676। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 60 पर। निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक, माध्यक और माध्य क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का आपका डी ऑप्शन, यानी कि 9 आंसर आ जाएगा। चलिए हम साइंस के क्वेश्चन पर भी आते हैं फटाफट। 61 क्वेश्चन पर चलते हैं। 61 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से कथन में मतलब विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिए 61 का सही जवाब हो जाएगा सेकंड वाला, कि वैज्ञानिक विधि अनुसंधान संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका होती है। देखिए विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली, ये गलत हो जाएगा। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक ऐसा भी नहीं है, साइंटिफिक होती है इसकी प्रकृति। और वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है विज्ञान की प्रकृति, न कि वैज्ञानिक, इसलिए पहला भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एकमात्र मार्गदर्शिका वाले ऑप्शन यानी कि 61 का 2 ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं 62। विज्ञान की पाठ्यचर्या संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है यानी कॉग्निटिव लेवल पे पहुंचता है जैसे ही, तो आप तुरंत ऑप्शन देख लीजिए 4, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना। क्वेश्चन नंबर 63 हम देखते हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन बड़ा है। एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित होता है? तो 63 का हो जाएगा 1 ए बी डी, क्योंकि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अवधारणाओं का विषय उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए, ये गलत है। तो ए बी डी हो जाएगा, यानी कि 63 का हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 पर हम चलते हैं। निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञापन के बारे में सत्य है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का डी ऑप्शन, सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। यानी कि एक कंट्रोल्ड जो सिचुएशन होती है, यानी कि नियंत्रित जो लाइब्रेरी होती है या प्रयोगशाला होती है, उसका प्रयोग किया जाता है, नियंत्रित तापमान वगैरह इन सभी चीज़ों का। इसीलिए जो है कि इसका आंसर 64 का 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 पर चलते हैं। कह रहा है ईशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया था और दिए गए आकलन संकेतकों से पहचान कीजिए कि ईशु ने कहाँ गलत हो गई है, मतलब कहाँ पे उसकी रिपोर्ट गलत हो गई है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। तो आर्द्रता में कमी जब होती है तो उससे जो है कि संभावना बढ़ जाती है वर्षा की। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पना कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति हो सकती है? तो अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकार को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो ऐसा कौन सा है जिसे हम छोड़ दें? तो 67 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कि लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। जी नहीं, ये गलत बात है। आप लैंगिकता में जो है कि हमेशा तटस्थ रहेंगे तभी एक अच्छे शिक्षक होंगे। हम किसी भी संवेदनशील वर्ड की बात यहाँ नहीं रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर चलेंगे हम। पूछ रहा है 68 क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि अगर हम देखें यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, शिक्षार्थियों को सही उत्तर दिशा देने के प्रदान करता है, यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है और यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन ए सी डी। केवल तीसरा वाला गलत हो जाएगा, यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, ऐसा नहीं है। अगले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। 69 का हो जाएगा सी ऑप्शन, दृश्य और श्रवण सीखना। अब यहाँ पे देखिए कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं, गतिबोधक सीखना, लेकिन ये टीचर ओरिएंटेड जब हो जाती है एजुकेशन, तो इसमें बच्चे क्या होते हैं, केवल एन्जॉयमेंट लेते हैं पढ़ाई का सारा एक्टिवनेस जो होती है टीचर के पास होती है। स्टूडेंट या लर्नर बहुत एक्टिव नहीं होता है, इसलिए वो केवल देखता है और सुनता है, उसमें कोई वर्क नहीं करता है, काम नहीं करता है। इसलिए इसमें गतिबोधक सीखना हमने नहीं लिखा है, बल्कि थर्ड ऑप्शन को माना है कि दृश्य और श्रवण करेगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बी सी ए। इसी क्रम में होना चाहिए कि पहले शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें, फिर उसके बाद सी वाला एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए, और फिर ए वाला ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 70 का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं।
वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल यानी हरित लवक नहीं होता है, तो वाई क्या हो सकता है? तो अगर हम ऐसी बात करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि अमरबेल यानी कि कैस्कुटा जो होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये सामान्यतः क्या होता है, परजीवी होता है एक तरीके से, जो पौधे के तनाव के साथ, तने के साथ लटका रहता है और वहीं से अपना पोषक तत्व तो प्राप्त करता है अमरबेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 72 को हम देख लेते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। दिया हुआ है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? वृद्धांत में भोजन का परिपाचन होता है, यानी कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वृद्धांत में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। वृद्धांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है और ये पाचित रहित भोजन का अवशोषण करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का थर्ड ऑप्शन। 72 का थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ये चौड़ी भी होती है और छोटी भी होती है। तो क्षुद्रांत कौन सी होती है? जो छोटी, जो आपकी आंत होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है लेकिन पतली होती है, और उसी पे रसांकुर लगे होते हैं उंगलियों के समान, और उसी में भोजन का पाचन भी होता है। बल्कि वृद्धांत में क्या होता है, पाचित भोजन का अवशोषण नहीं करती, बल्कि ये बचे हुए जो जल होता है या अवशोषित करती है, जल को जो है फिर मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य हो जाता है। तो पाचन का भोजन भी छोटी आंत में। तो इस तरीके से 72 के तीनों ऑप्शन गलत हैं, केवल थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, क्योंकि प्यूपा या कोशिका विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, ये अभी गलत माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 74। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 74 को भी देख लेते हैं फटाफट, बस थोड़े ही क्वेश्चन और हैं, जल्दी ही आपका खत्म हो जाएगा। और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 74 देखते हैं। सही मिलान का सही मिश्रण करना है। तो देखिए यहाँ पे ये कूट में दिया हुआ है, तो इसको मैं सीधे आंसर बता देता हूँ आपका। 74 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। आप लोग देख लीजिएगा अपने में। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें कि मानव की कौन सी ग्रंथि से 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करते हैं? तो देखिए ये अग्नाशय, थायराइड, एड्रिनल, फ्यूबुस, ये लगभग 2, 3, 4 करती रहती हैं, लेकिन सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 75 का 4, जो कि पीयूष ग्रंथि सबसे अधिक जो है कि लगभग 7 हार्मोन का जो है कि स्रावन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का बी। सभी अधातुएं अतन्य यानी कि तन्य नहीं होती हैं। जो अधातु होती है वो तन्ने वाली नहीं होती, तो खिंचाव नहीं होता उसमें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 77 कह रहा है वाई कोई मानव निर्मित रेशा यानी फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया था, वाई क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेयान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 77 का थर्ड हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं 78 क्वेश्चन पर। इसमें एक तालिका दी हुई है और पूछ रहा है घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयोग होता है? तो आपका सी वाला हो जाएगा सी, क्योंकि ये मॉडरेट, गैस, फिर मॉडरेट की अवस्था में आ जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 को अगर हम देखें, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहते हैं? तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज होती है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, धातु एक्स और धातु वाई उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु जेड को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। तो इस तरीके से अभिक्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? जेड हो जाएगी, क्योंकि ये क्रिया करने में असफल होती है, इसलिए 80 का क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 81 की बात कर लेते हैं। किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती हैं, और आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? तो सीधी सी बात है 81 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 82। अपने कमरे के में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किस से अधिक बल लगाना होगा? तो ये होगा स्थैतिक घर्षण। 82 का 3, क्योंकि सबसे अधिक जो बल लगाना होता है स्थैतिक में, यानी रखी हुई वस्तु को पहले एक बार जोर लगाना जरूरी पड़ता है, पुशअप लगाना पड़ता है। जब इस वस्तु पे बल लगने लग जाता है तो ये स्मूथली जो है कि आगे चलने लगती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 82 का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83 की अगर हम बात करें, सही कथन की पहचान कीजिए। तो 83 का हो जाएगा पहला कि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और जिसमें कि अगर आप ठोस की बात करेंगे तो ठोस में जो है कि ध्वनि सबसे तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, नीचे दिया गया एक समुच्चय ऐसे द्रव्यों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का पहला, शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल, ये जो है कि विद्युत के हीन चालक माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, नीचे दिया गया समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। तो 85 का सेकंड हो जाएगा कि लोहे को जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पाचन, इन तीनों में ही रासायनिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 86 इसका सही जवाब हो जाएगा 6 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन जो नीना की जो है, और इसको मैथ के रूप में सॉल्व कराएंगे राज सर जो है कि नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं 87, जल्दी बस 2 क्वेश्चन और रह गए, खत्म होने वाला है हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 87 हम देख लेते हैं। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में कौन सहायक नहीं होता? देखिए आसवन से भी हो सकता है और उबालने से भी हो सकता है और साथ ही साथ हम निस्यंदन से भी कर सकते हैं, लेकिन निस्तारण जो है कि कोई मेथड नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे उबालना इन्होंने लगाया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लवण क्या होता है एक तरीके से, जब हम पानी को अगर हम उड़ा देते हैं तो लवण जो है कि आपकी ज़मीन पे भी बचा हुआ मिल जाता है। जैसे आप देखेंगे सैलाइन और अल्कलाइन जो भूमि मिलती है पंजाब और हरियाणा में, तो वहाँ पे हमें लवण जो है कि मिट्टी के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद परत के रूप में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि पानी जो है कि गर्म होकर ऊपर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करेंगे तो 87 का तो हो गया दोस्तों थर्ड ऑप्शन यानी निस्तारण। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे, दिया हुआ है कि कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? तो 88 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन डी और ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, पूछा जा रहा है आपसे कथन की पहचान कीजिए सही। तो 89 का हो जाएगा सेकंड, क्योंकि चिकनी मिट्टी में महीन कणों का अनुपात दोमट मिट्टी की अपेक्षा ज़्यादा होता है। और हमारा इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कह रहा है कि विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है, यानी कि मसूड़ों से रुधिर बहता है तो किस लिए? स्कर्वी रोग होता है, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। और वहीं कह रहा है यह विटामिन खनिज वायु के अवशोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि मिनरल्स को पचाने के लिए, आयरन भी। और तथा एक्स जो है भोजन जेड में पाया जाता है, एक्स और वाई और जेड को पहचानिए। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक्स क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगी जो मसूड़ों से खून के लिए रोकता है, वाई और जेड नींबू रस के फल। इस तरीके से जो है कि आपका कौन सा हो जाएगा, 90 का ऑप्शन हो जाएगा 4। 90 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो ये थे आपके मैथ और साइंस के आंसर की, और जल्दी हमारे जो है कि सोशल स्टडीज का जो है कि आंसर की चैनल पे जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। उसके भी लगभग सभी आंसर बना दिए गए हैं, कुछ ही आंसर और रह गए जो सर लोग देख रहे हैं। तो आप इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूपी टेट के भी अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट से, ओल्ड पेपर से, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ आपको यूपी टेट अपर प्राइमरी और पीआरटी यानी प्राइमरी लेवल, दोनों ही लेवल के आपको पेपर सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे, और भी उस पर क्लासेस आती रहेंगी। तो इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे और जल्दी मिलते हैं सोशल स्टडीज़ के पेपर के साथ। जय हिंद।